हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्माविंस में। दोस्तों, आज हम लोग मेथड ऑफ एनालिसिस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग चैप्टर के अंदर आता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर, और उसके बगल में एक छोटी सी घंटी का बटन है, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं एनालिसिस करने के लिए कॉम्प्लेक्सेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हम कौन कौन से पैरामीटर जो है वो एस्टिमेट करते हैं। पहला तो है स्टोकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लाइगेंड और मेटल, और डोनर और एक्सेप्टर, इनका हम जो है वो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। और दूसरा जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनके लिए हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ये दो चीज़ें जो है हमें डिटरमाइन करनी होती हैं या एस्टिमेट करनी होती हैं। तो मेथड्स कौन कौन से जो है इसके लिए एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों, ये चार मेथड एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तो है मेथड ऑफ कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तीसरा है सॉल्युबिलिटी मेथड, और चौथा है पीएच टाइट्रेशन मेथड। तो चलिए इसके लिए हम एक जनरल प्रोसीजर पहले जान लेते हैं। इक्वेशन फॉर कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सेशन के लिए ये हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं, और हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन के आता है। लॉग ए वर्सेस लॉग एम ए एन, ये जो है हम एक प्लॉट बना लेते हैं। एक जो है यहाँ पर ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो स्लोप है वो इंडिकेट करता है स्टोकियोमेट्रिक रेशियो, और यहाँ पर जो है वो वाई इंटरसेप्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन या फिर इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन जो हमारी है कॉम्प्लेक्सेशन के लिए वो हम कंसीडर करते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन ए इज इक्वल टू एम ए एन। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमारा हो जाता है के इज इक्वल टू concentration of MAN upon concentration of M into concentration of A into N। अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम log जो है वो अप्लाई कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है log MAN इज इक्वल टू log K प्लस log M प्लस N log A। तो ये हमारा जनरल प्रोसीजर है। अब हम जो है सभी अलग अलग इंडिविजुअल मेथड्स को स्टडी करते हैं और डिटरमाइन करते हैं उन दोनों पैरामीटर्स को जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, जो पहला मेथड है वो है मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम करेक्टराइज करते हैं। पहला तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीसरा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज, इनकी हम बात करते हैं इसमें। तो ए प्लस बी, ये हम जो है यहाँ पर लेते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में, पहली कंडीशन में नो कॉम्प्लेक्सेशन कंसीडर करते हुए और दूसरी में कॉम्प्लेक्सेशन कंसीडर करते हुए हम आगे जो है स्टडी करते हैं। जब नो कॉम्प्लेक्सेशन जो है हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और कॉम्प्लेक्सेशन के केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। अब दोस्तों, ये जो है कर्व बनता है नो कॉम्प्लेक्सेशन के लिए। तो यहाँ पर तीन चीज़ें जो है कंसीडर की जाती हैं, या तीन चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। एक तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिजल्ट में बी मैक्सिमम और मिनिमम। कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जो रिजल्टेंट जो आता है, वो या तो मैक्सिमम हो सकती हैं या मिनिमम हो सकती हैं। और दूसरी बात, एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट नोट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज। मैक्सिमम पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट पे हम नोट कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन इंडिविजुअल स्पीशीज की। और तीसरी बात जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम स्टोकियोमेट्रिक रेशियो स्पीशीज का। तो दोस्तों, ये जो हमारा ग्राफ या जो हमारा कर्व जो बनता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जो है, इसके दोनों के कंसिडरेबल हम एक प्लॉट जो है वो बना लेते हैं या ग्राफ बना लेते हैं। तो जो कर्व बनता है नो कॉम्प्लेक्सेशन के लिए, अब यहाँ पर जो ऊपर जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है एक, ठीक है, वो इंडिकेशन करता है या इंडिकेट होता है 1:1 कॉम्प्लेक्स को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है।
अब आगे हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें हम पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन इसको स्टडी करते हैं। और दूसरी चीज़, बाय कंडक्टिंग टू एक्सपेरिमेंट्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज एस्टिमेटेड। तो इसमें क्या है, दो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करके स्टेबिलिटी कांस्टेंट को एस्टिमेट करते हैं। और पहली चीज़ जो थी वो थी पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन जो चेंज हो रहा होता है दोनों फेजेस में कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से, उसको भी स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको जो है वो कॉम्प्लेक्सेशन क्लासिफिकेशन जो है वो आपको पहला वाला, अगर आपने वीडियो हमारा देखा है कॉम्प्लेक्सेशन का क्लासिफिकेशन वाला, कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन, तो मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है वो वीडियो आप देख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन। तो वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की। तो यहाँ पर हम जो है कुछ इस तरीके से मेथड ये करते हैं फॉलो। इसमें हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखिए इसमें हम लेते हैं आयोडीन और CCl4 30 ml लेते हैं और वाटर लेते हैं 30 ml। दोनों को हम मिक्स करते हैं, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं और शेक करते हैं प्रॉपरली। अब इसमें जो एक्वस लेयर है और जो ऑर्गेनिक लेयर है दोनों हमें सेपरेट दिखाई देगी। तो एक्वस लेयर में हम 0.01 N जो है वो इसके साथ में हम टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक लेयर है उसमें हम 0.1 N जो है टाइट्रेशन करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। मतलब दोनों ही कंडीशन में हम एक्वस लेयर में भी 0.01 N टाइट्रेशन करते हैं जो है ऐड करके सोडियम थायोसल्फेट को, और इसमें जो है ऑर्गेनिक लेयर में 0.1 N सोडियम थायोसल्फेट हम ऐड करके टाइट्रेशन करते हैं। फिर ऐड करते हैं इसमें स्टार्च इंडिकेटर जो है वो ऐड कर देते हैं। तो हम देखते हैं आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस एंड ऑर्गेनिक फेज, हम दोनों ही फेजेस में आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन को एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा कांस्टेंट हम डिटरमाइन करते हैं। तो कांस्टेंट निकालने के लिए K = K + I-3 अपॉन I2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ और I-। तो आयोडीन, अब हम जो है इसमें मेथड जो है फॉलो करते हैं। आयोडीन प्लस CCl4 इसमें भी लेते हैं 30 ml और प्लस इसमें पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं वाटर की जगह। जबकि लेफ्ट हैंड तरफ देखिए उसमें हमने CCl4 30 ml लेके और वाटर जो है वो वाटर ऐड किया था 30 ml, बट इसमें हम वाटर की जगह पोटेशियम आयोडाइड जो है वो मिक्स करेंगे। तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, आयोडीन, CCl4 30 ml और पोटेशियम आयोडाइड, इन तीनों को जो है शेक करेंगे प्रॉपरली। अब करेंगे टाइट्रेशन करेंगे हम 0.1 N सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, और स्टार्च जो है वो इंडिकेटर के रूप में इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस और ऑर्गेनिक फेज में देख लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किया जाता है। अब तीसरा जो मेथड है वो है सॉल्युबिलिटी मेथड। व्हेन मिक्सचर फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जो है कॉम्प्लेक्स जो मिक्सचर हम यूज़ करेंगे, जो मिक्सचर होते हैं यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे स्टडी में, उनसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं वो सॉल्युबिलिटी घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन, इसमें दोनों ही कंडीशन या दोनों ही सिचुएशंस होती हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड टू एस्टिमेट पैरामीटर्स। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वो इस तरीके से कि हम कैफीन लेते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में हम कैफीन को ले लेते हैं जो कि वर्क करेगा कैसे, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह। अब इसमें ऐड करेंगे पाबा। पाबा होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और इसमें पावा हम ऐड करके एजिटेट करेंगे, मतलब शेक करेंगे प्रॉपरली, फिल्टर कर लेंगे और एनालाइज करेंगे ड्रग कंटेंट को, कि ड्रग कंटेंट जो है वो कितनी जो है उसमें है।
तो इसमें भी हम एक ग्राफ जो है वो बना लेंगे, कर्व जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। किस किस के जो है यहाँ पर दोनों ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम क्या क्या लेंगे। तो देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ पावा इन वाटर चेक करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इसी पॉइंट पे देखिए, ऊपर सैचुरेशन पॉइंट है। इसके बाद ऑल एक्सेस सॉलिड एसिड कन्वर्ट्स टू कॉम्प्लेक्स, और जो नीचे की तरफ जो ग्राफ जो अपना कर्व जो नीचे की तरफ जा रहा है वो शो करेगा हायर कॉम्प्लेक्सेस को। तो यहाँ पर कांस्टेंट इस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे, K इज इक्वल टू पावा कैफीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा अपॉन पावा इंटू कैफीन। अगला जो मेथड है वो है मेथड फोर्थ, pH titration method. This method is suitable if complexation produces changes in pH. ये मेथड जो है सुटेबल होता है अगर कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है pH में कोई बदलाव या कोई चेंज। तो एक्सपेरिमेंट हम ये किस तरीके से करते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें हम लेते हैं ग्लाइसिन सॉल्यूशन 75 ml, इसको टाइट्रेट करते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और pH जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो है ग्लाइसिन सॉल्यूशन हम लेते हैं 75 ml और इसमें जो है कॉपर लेते हैं Cu कॉम्प्लेक्स टाइट्रेटेड विद NaOH। इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी टाइट्रेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और pH रिकॉर्ड कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन रिलीजेस प्रोटॉन्स एंड pH डिक्रीजेस। तो होता क्या है, अब इस केस में कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो रिलीज करता है प्रोटॉन्स को और pH जो है वो घट जाता है। क्वांटिटी ऑफ एल्कली इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइगेंड बाउंड। जो क्वांटिटी एल्कली की जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन के लाइगेंड जो बाउंड हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें ये ग्राफ देखने को मिलता है। ग्राफ हम एक्स और वाई एक्सिस पे जो है वो लेते हैं pH और ml ऑफ NaOH, कितना NaOH जो है ml में उसमें यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो दो यहाँ पे कर्व बनते हैं, दोनों देखिए, ऊपर वाला जो कर्व वो ग्लाइसिन फर्स्ट और दूसरा जो है वो ग्लाइसिन प्लस कॉपर सेकंड। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनते हैं। अब स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट है वो log बीटा इज इक्वल टू 2xp इंटू ए, और ये pa इज इक्वल टू pka माइनस pH माइनस log ha इनिशियल माइनस NaOH। तो इस तरीके से कुछ ये इक्वेशन बनती है या कांस्टेंट हमारा निकलता है। तो दोस्तों ये सारा कुछ जो है चारों मेथड्स थे मेथड ऑफ एनालिसिस के। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि इसमें एक क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन में कितने मेथड इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने ठीक से ये वीडियो देखा है तो आप यहाँ पे जो है वो आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर लिखिएगा कि मेथड ऑफ एनालिसिस में कितने मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। तो मिलता हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। जय हिंद, वंदे मातरम।